हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी, जो कि होने वाला है हमारा ब्लड का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहां पे जाके देख लेना। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आरबीसी। सो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। जैसे हमारे बाकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, यानी रेड बोन मैरो में, सेम उसी तरह से हमारे आरबीसी का भी फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन वो होता है हमारा रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। यानी आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ओके, इसके हम शेप की बात कर ले। इसका शेप जो होता है सर्कुलर एंड बाय कनकेव। इसके शेप की खास बात यह है कि ऐसा शेप होने की वजह से ये नैरो ब्लड वेसल से भी इजीली पास हो जाता है और हमारी होल बॉडी को सप्लाई करता है। साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। वो सारी चीजों को क्या करता है, बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके डायमीटर जो है, आरबीसी का जो डायमीटर है अप्रोक्स 7 माइक्रोमीटर होता है। आगे हम बात कर ले इसके लाइफ स्पैन की। ठीक है, हमारा जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज, जब ये कि सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, यानी पहले तो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होता है, जो कि लेता है टोटल कितना टाइम बनने में? 7 डेज का टाइम लगता है एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट होने में। जब ये वापस से सर्कुलेशन में चला आता है, तब से उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। और ये हम बात कर रहे हैं एडल्ट की। ठीक है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। जो न्यूबॉर्न है उसमें जो होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन अप्रोक्स 80 डेज होता है, क्योंकि इसमें जो होता है आरबीसी का ब्रेक डाउन बहुत तेजी से होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। इस वजह से इसमें फॉर्मेशन भी जल्दी होता है और इसका ब्रेक डाउन भी जल्दी होता है। सो हमारे आरबीसी में जो है कि एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन की वजह से हमारे आरबीसी का जो ब्लड सेल्स है वो रेड होता है, और उसी वजह से हम इसका नाम देते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो वो प्रोटीन हमारा कौन सा है? वो प्रोटीन है हमारा हीमोग्लोबिन। ओके, जो कि सिर्फ मैच्योर आरबीसी में ही पाया जाता है। सो अभी हम देखते हैं हमारा इमेच्योर आरबीसी और मैच्योर आरबीसी में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो इमेच्योर आरबीसी है वो साइज और शेप में मैच्योर आरबीसी से बड़ा होता है। तो इसका साइज एंड शेप क्या होता है? वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मैच्योर आरबीसी। और जो न्यूक्लियस होता है हमारे इमेच्योर आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट, यानी जो हमारा इमेच्योर आरबीसी ये है, इसमें हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और जो हमारा मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसका साइज और शेप जो होता है इमेच्योर आरबीसी के कंपेयर में क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक, इमेच्योर आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है और मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है और मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है हमारा प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम ये कहें कि हमारा जो इमेच्योर आरबीसी है वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होता है, उसके लिए उसे मैच्योर होना पड़ता है, इसमें कि अप्रोक्स 7 डेज का टाइम लगता है उसे मैच्योर होने में। फिर वहां से क्या होता है, ये सर्कुलेशन में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होती है और अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है परफॉर्म करती है। सो अब हम देख लेते हैं आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यू। ठीक है, तो यदि हमारे ब्लड में आरबीसी का नॉर्मल रेंज इसके बीच रहता है तो हमारी बॉडी क्या होता है, अच्छी तरीके से अपना वर्क को, फंक्शन को परफॉर्म करती है। लेकिन जब इसका जो है कि नॉर्मल रेंज, यानी हमारा जो आरबीसी का रेंज है वो लेस देन नॉर्मल अगर होता है, लेस देन नॉर्मल होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि हमारे आरबीसी का जो काउंट है वो जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे कम है। और अगर इसका रेंज मोर देन नॉर्मल हो जाता है, मोर देन नॉर्मल हो जाता है, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है वो है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यू। लेकिन यदि इसका रेंज जो है लेस देन नॉर्मल चला जाएगा तो उसे हम कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर इसका रेंज मोर देन नॉर्मल चला जाएगा यानी 5.5 से ज़्यादा इसका रेंज चला जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इरिथ्रोसाइटोसिस। और इस कंडीशन में क्या आ जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इरिथ्रोसाइटोसिस में बेसिकली होता है क्या है कि हमारी जो ब्लड है उसमें आरबीसी का जो है कंसिस्टेंसी वो बढ़ जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे जो ब्लड है वो थिक हो जाते हैं। और थिक हो जाने की वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। उसमें होता है क्या है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, हेडेक, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन के रेड बोन मैरो के द्वारा किया जाता है, तो उसी तरह से हमारे आरबीसी का भी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही किया जाता है। क्या चीज में? रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, वो बोन कौन सा है जिसकी रेड बोन मैरो में होता है, तो वो हमारा लॉन्ग बोन हो जाएगा, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन और हमारा इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन में आ जाता है हमारा फीमर एंड ह्यूमरस। फ्लैट बोन में आ जाता है हमारा स्टर्नम एंड क्रेनियल। इरेगुलर बोन में हमारा आता है रिब्स एंड वर्टिब्रा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस कैसे होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस, जिसमें कि हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पे हमारे 4 मेजर सेल स्टेप्स हैं, जिसमें कि हमारा पहला स्टेप है स्टेम सेल, दूसरा है प्रोजेनेटर सेल, तीसरा परकशर सेल और चौथा है हमारा मैच्योर सेल। तो अगर आपको याद होगा तो हमने जो हीमोपोइसिस वाला लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने स्टेम सेल और प्रोजेनेटर सेल को जो है कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? हीमोपोइसिस वाला, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन वाला जो लेक्चर था हमारा उसी में। तो चलिए आगे देखते हैं हम परकर्सर सेल और मैच्योर सेल। तो उससे पहले भी हम थोड़ा स्टेम सेल और प्रोजेनेटर सेल का थोड़ा सा रिव्यू कर लें, ज़्यादा सही होगा हमारे लिए। तो स्टेम सेल है क्या? तो ये रीड बोन मैरो में पाया जाता है और ये स्टेम सेल जो है हमारे ब्लड सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और स्टेम सेल में बहुत सारी टाइप है और यहाँ पे जो है हमारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ही ब्लड सेल बनाने में पार्टिसिपेट करता है। फर्दर ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाता है हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो हमारी बॉडी में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बहुत जगह होते हैं और सभी स्टम्प का जो है अलग अलग तरीके का काम होता है। तो वैसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो कि हीमोपोइसिस से कमिटेड होता है, यानी कि जो हीमोपोइसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वही मल्टीपोटेंट सेल यहाँ पे क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है हमारा क्या, इसमें ब्लड सेल के फॉर्मेशन में। तो आगे हमारा फर्दर जो है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड होता है, यानी इसमें सेल डिवीज़न होता है और फिर ये बनाता है हमारा 2 सीरीज, इसमें कि एक सीरीज है हमारा माइलॉइड सीरीज, दूसरा है हमारा लिम्फोइड सीरीज। फर्दर हमारा माइलॉइड सीरीज 2 सीरीज में डिवाइड होता है, एक तो हो गया हमारा मेगाकैरियोसाइट और दूसरा है हमारा एरिथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें बस फोकस एरिथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल पे करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा स्टेम सेल जो है कंप्लीट हुआ। आगे हमारा जो है प्रोजेनेटर सेल यहाँ से हमारा जो है प्रोजेनेटर सेल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टेप 2 प्रोजेनेटर सेल वाला। तो चलिए देखिए हमारा प्रोजेनेटर सेल आगे क्या करता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेनेटर सेल है यानी एरिथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, ये फर्दर डिवाइड होता है एरिथ्रॉइड और माइलॉइड सीरीज में। ओके, तो एरिथ्रॉइड जो है आगे चल के हमारा आरबीसी बनाता है, जिसे कि हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आरबीसी बनता है वो इमेच्योर बनता है। ठीक है, ये इमेच्योर आरबीसी बना यहाँ पे हमारा।
अब आगे जो हमारा 3 नंबर का परकर्सर सेल है, इसमें क्या होगा, ये आरबीसी जो है हमारा इमेच्योर आरबीसी, ये क्या होगा, मैच्योर होगा। तीसरा स्टेप है हमारा प्रिकर्सर सेल या फिर ब्लास्ट सेल। तो हमारा जो इमेच्योर ब्लड सेल्स है यानी कि आरबीसी, वो डेवलप होता है ब्लड स्टेम सेल्स में। आगे जो है हमारा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोसाइट के प्रकर्सर के बारे में, तो इसलिए हम इसे कहेंगे क्या, एरिथ्रोब्लास्ट या फिर नॉर्मोब्लास्ट। ओके, हमारा जो नॉर्मोब्लास्ट है या फिर कहें तो एरिथ्रोब्लास्ट, उसका 3 जो है सक्सेसिव फॉर्म है, यानी 3 फेज है। एक है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और तीसरा है हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो चलिए आप देखते हैं ये तीनों नॉर्मोब्लास्ट हमारा है क्या। तो हमारा सबसे पहले आता है प्रो नॉर्मोब्लास्ट। तो ये है क्या, जब हमारी बोन मैरो में फर्स्ट टाइम जो ब्लास्ट सेल अपीयर होता है उसी को हम कहते हैं प्रो नॉर्मोब्लास्ट। और इसका जो साइज हो जाता है वो हो जाता है 15 to 20 माइक्रोमीटर। और इसका शेप जो होता है इरेगुलरली राउंडेड एंड स्लाइटली ओवल होता है। तो आपने ध्यान देना है कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं, यानी इमेच्योर इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं जो कि धीरे धीरे मैच्योर होगा। तो अभी जो है यहाँ पे इरिथ्रोसाइट का जो साइज है यानी कि डायमीटर, वो अभी है 15 से 20 माइक्रोमीटर। और हमको पता है कि हमारे इरिथ्रोसाइट का जो शेप है वो क्या है, हमारा सर्कुलर एंड बाइकनकेव। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे इरिथ्रोसाइट इमेच्योर है, इसलिए उसका शेप जो है इरेगुलरली राउंडेड एंड स्लाइटली ओवल है। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है और ये बेसोफिलिक है क्योंकि इसमें जो है पॉलीराइबोसोम प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियस लार्ज है क्योंकि ये हमारा इमेच्योर है। जो मैच्योर आरबीसी होगा उसमें हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, लेकिन ये इमेच्योर है, इस वजह से न्यूक्लियस है तो, लेकिन ये लार्ज है और इसमें भी मल्टी न्यूक्लियोलाई पाया जाएगा। आगे हमारा हीमोग्लोबिन। तो हमारा इमेच्योर आरबीसी में जो है यानी इरिथ्रोसाइट में वो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अगला स्टेप है हमारा अर्ली या फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, हमारा जो प्रो नॉर्मोब्लास्ट है वो प्रोग्रेस कर जाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और इसमें जो है साइज हमारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हमारा आरबीसी का साइज कितना हो जाता है, 12 to 16 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म का कलर कैसा हो जाता है, स्कैंटी ब्लू और बेसोफिलिक ही रहेगा ये। अभी न्यूक्लियस अभी हमारा लार्ज ही रहेगा और अभी भी इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अगला स्टेप है हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होगा, तो इस वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसमें साइज फिर हमारा कम होगा और यहाँ पे हमारा साइज रह जाएगा 10 to 14 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म की बात कर लें हम तो वो हमारा हो जाएगा पॉलीक्रोमैटोफिलिक। ओके, आगे जो है इसी स्टेज से यानी हमारा जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, यहाँ से हमारे हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आगे हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें जो है साइज और कम होगा, यानी डायमीटर जो है आरबीसी का वो और कम होते जाएगा क्योंकि आरबीसी जो है हमारा अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। यहाँ पे हमारा साइज 8 to 10 माइक्रोमीटर रह जाएगा। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट रहेगा लेकिन ये अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, हीमोग्लोबिन हमारा प्रेजेंट हो चुका है इससे पहले वाले ही स्टेज में। नेक्स्ट है हमारा रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट में क्या होगा, हमारे जो आरबीसी यानी इमेच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, इसमें बाहर निकलेगा। तो यही वाला स्टेज हमारा रेटिक्यूलोसाइट कहलाता है। तो आगे देखिए हम, इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ रेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल रेड सेल्स, यानी अब इसके जस्ट बाद जो है हमारा मैच्योर आरबीसी बन जाएगा तो उसके जस्ट पहले वाला जो है हमारा ये रेटिकुलोसाइट हुआ। इसमें हमारा साइज रह जाएगा आरबीसी का 7 to 7.5 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इस वाले स्टेज से यानी रेटिकुलोसाइट वाले स्टेज से ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस निकल जाता है आरबीसी से और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। हीमोग्लोबिन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा यानी इंक्रीज होते जाएगा। अगला स्टेप हमारा एरिथ्रोसाइट जो कि हमारा क्या हो गया, मैच्योर हो गया यहाँ पे आके। ओके, जैसे न्यूक्लियस निकला हमारा एरिथ्रोसाइट मैच्योर हो जाएगा। तो ये हमारे एरिथ्रोपोइसिस का फाइनल सेल है यानी कि मैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये हमारा मैच्योर आरबीसी है। इसकी साइज जो है 7 माइक्रोमीटर अप्रोक्स है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट हो चुका है और हीमोग्लोबिन अब इसमें प्रेजेंट रहेगा। सो बेसिकली हम बात कर ले एरिथ्रोपोइसिस जो है हमारा 7 to 9 डेज का होता है इसका टोटल पीरियड। और ये जो है टाइम क्या लेता है, तो हमारा जो 5 से 7 डेज का टाइम लेता है ये प्रोजेनेटर सेल से रेटिक्यूलोसाइट बनने में। ओके, यानी प्रोजेनेटर सेल से यानी इमेच्योर आरबीसी से इसका जो न्यूक्लियस था आरबीसी में उससे निकलने में
टोटल 5 से 7 डेज़ लगता है। उसके बाद जब इससे न्यूक्लियस निकल जाता है और मैच्योर आरबीसी बनने में इसे टोटल 2 डेज़ लगता है, यानी अप्रोक्स मिला के हम कहें तो 7 टू 9 डेज़ हमारा एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में लग जाता है। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को और ईज़िली समझने के लिए मैंने जो है एक अच्छी तरीके से डायग्राम कह सकते हैं बनाया हुआ है, तो चलिए देखें वो हमारा क्या है। तो बेसिकली हमारी जो किडनी है एक हार्मोन सिक्रिएट करती है जो कि हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बोन में इंटर करती है। जैसे ये बोन में इंटर करती है, बोन के अंदर जो हमारा रेड बोन मैरो है उसे ये स्टिमुलेट करती है। जैसे ही हमारा रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट का जो प्रोसेस है, सॉरी, एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, फिर वही हमारा एरिथ्रोब्लास्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हमारा डे 1 पे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होगा जिसमें कि साइटोप्लाज्म जो है कि बहुत ज़्यादा कम होगा। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। तो ये जो हमारा डॉटेड है ये हमारा साइटोप्लाज्म जो कि बहुत ही कम है। डे 1 पे तो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में वाले स्टेज में रहेगा। उसके बाद हमारे डे 2 पे ही चले जाएगा किसमें, एरिथ्रोब्लास्ट में, यानी बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट वाले स्टेज में ही चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डे 3 पे ये पॉलीक्रोमैटोफिलिक स्टेज पे आएगा। डे 4 पे हमारा नॉर्मोब्लास्ट होगा और यहीं पे आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे चल के ये रेटिकुलोसाइट यानी कि इसका जो है हमारे आरबीसी का न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और उसके बाद वहाँ रेस्ट करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा मैच्योर आरबीसी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें इसे हम देखते हैं एक बार, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारा। और ये तो ये हमारा एक डायग्राम कह सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस का। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है। इसमें हमारा जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ये आप देखें, ये है हमारा क्या, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और ये हमारा जो पर्पल कलर का डार्क पर्पल देख रहे हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर हमारा क्या है, हाई है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ओके, यहाँ मैच्योर न्यूक्लियर क्रोमैटिन होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें जो है क्रोमैटिन क्या हो जाएगा, ये मैच्योर होगा। और हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर मल्टी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा अभी। ओके, और साइटोप्लाज्म नेचर में हमारा बेसोफिलिक टाइप का होगा। आगे स्टेज है हमारा बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, यानी अर्ली बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसमें अभी भी हमारा हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा, यानी अभी अभी हमारा जो न्यूक्लियर वो ज़्यादा होगा साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। क्रोमैटिन इसमें क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलाई इसमें नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस होगा लेकिन उसमें अभी न्यूक्लियोलाई नहीं होगा। और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म अभी भी हमारा ये प्रेजेंट होगा ही। अगला स्टेज आ जाता है हमारा पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो राउंड हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, यानी कि क्लम्प्ड क्रोमैटिन, इसमें न्यूक्लियोलाई एब्सेंट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो हमारा ग्रेइश कलर का हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है इसमें सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है पॉलीक्रोमैटोफिलिक वाले स्टेज से। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेज आ जाता है ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है हमारा डेंसी पिग्नोटिक टाइप का हो जाएगा और साइटोप्लाज्म हीमोबिलाइज होने की वजह से रेडिश कलर का हो जाएगा, यानी हमारा जो साइटोप्लाज्म है अब धीरे धीरे ये रेड होना शुरू हो जाएगा। आगे आ जाएगा हमारा रेटिकुलोसाइट, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है आरबीसी का वो बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे ये बाहर आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आरबीसी क्या हो गया, मैच्योर हो गया। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।